हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग इस आरएस इंटीग्रल फिजिक्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगभग 7 दिन के लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है और जिस प्रोग्राम का नाम है DLP मीन्स डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। प्यारे बच्चों, किसी वजह से लगभग 7 या 8 दिन हम क्लास में स्टडी करने में असमर्थ हैं। इसके लिए हम और कुछ बच्चों ने मिलकर प्लान किया कि चलिए हम लोग कुछ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने का हम लोगों ने तब से एक डिसीजन लिया। और जब एक बार डिसीजन ले ही लिया तो फिर पीछे हटने का क्या सवाल है। तो आज हम सबसे पहले आपको बता दें कि इस DLP डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू हमारा 7 दिन का शेड्यूल है और इस 7 दिन के शेड्यूल में हम कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि विभिन्न कंपटीशन और परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताना चाहेंगे कि इस जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम जिस टॉपिक को सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, रोटेशनल डायनेमिक्स। तो रोटेशनल डायनेमिक्स means what is रोटेशनल डायनेमिक्स में जो रोटेशनल वर्ड आप लोगों को दिख रहा है, ये रोटेशनल वर्ड बेसिकली रोटेशन से लिया गया है। और रोटेशन मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो किसी एक्सिस के थ्रू अगर ये रोटेट कर रहा है तो रोटेट करते समय इस पॉइंट का ये जो चार्ट जिसको हमने एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल अगर इसको हमने एज्यूम किया है तो इस पार्टिकल के लिए ये जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के सराउंड रोटेट करता है। दूसरी चीज डायनेमिक्स का जो बेसिक मीनिंग होता है वो पावर होता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना और फोर्स लगा के वर्क करना, और जब वर्क टाइम के रेट में होने लगता है तो वहाँ पे पावर जैसी चीजें आती हैं। और इन सब चीजों को मिला जुला करके बना है डायनेमिक्स में जो बेसिक फैक्टर होता है, डायनेमिक्स में जो बेसिक फैक्टर होता है वो होता है पावर। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा के या वर्क करके हमको कार्य किया जाता है, वहां पे फैक्टर होता है। और फैक्टर में क्या होता है? पावर, फोर्स, वर्क, जहां पे कुछ एनर्जी लगती हो। क्लियर? अब इस रोटेशनल डायनेमिक्स में जिस टॉपिक का हम स्टडी करने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया।
रोटेशनल इनर्शिया पे डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे कि जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लास्ट चैप्टर फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, and during the translatory motion we have seen that an inability of object an object always remains in rest position or always in uniform motion when no external force applied on it. This is the law of inertia, and this inertia is Newton's law. This inertia या law is proposed by Sir Isaac Newton. In this motion, object moves in always straight line. But here, same as an object will move in rotational path or rotation about the axis due to force. A analogous force, Newton's second law. Newton's second law, where during the straight line motion responsible in moves to object a straight line path. That time, Newton's second law, an object moves along a straight line during change in velocity is called acceleration. न्यूटन सेकेंड लॉ, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे मोशन करती है तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में टाइम के रेट में चेंजिंग होती है, वो पाथ को हम स्ट्रेट लाइन पाथ कहेंगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट कर रही है या अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के सराउंड रोटेट कर रही है, इस कंडीशन में जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा के और उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाएंगे तो वहां पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन कहलाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में डिफरेंस ये है, दोनों पे फोर्स लगता है, लेकिन जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वह एंगुलर एक्सेलरेशन किसी एक्सिस के सराउंड रोटेट करती हुई ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होता है। वहीं अगर लीनियर एक्सेलरेशन है तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के लीनियर एक्सेलरेशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है तो वहां पे उस एक्सेलरेशन में प्रोड्यूस होने में जो लीनियर वेलोसिटी होगी उसमें चेंजिंग होगी। हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम अलग अलग एस्पेक्ट में स्टडी करेंगे, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है और कोई ऑब्जेक्ट अगर उस ऑब्जेक्ट का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लें और ये ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका अगर कोई एक्सिस हो गया, ये वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा, इसको हम कहेंगे वर्टिकल एक्सिस। इससे r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है P और इसका मास m है तो यहाँ से हम एक एज्यूम कर लेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रोटेट कर रही है। ये पार्टिकल हो गया, किसके डिफरेंस में बात कर रहे हैं हम? पार्टिकल के। सेकेंड, अगर कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये भी सेम एज वर्टिकल एक्सिस, और यहां से r1 डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल है जिसका मास m1 सेकेंड
यहाँ पे R2 डिस्टेंस हो गया और यहाँ पे इसकी का मास M2 और यहाँ पे अगर M3 हो गया इसकी का पोजीशन वेक्टर, या ये डिस्टेंस R3 है तो सेम है, n नंबर का पार्टिकल हो सकते हैं। ये R1 R2 R3, ये जो पार्टिकल है ये अपने एक्सिस से ऑलवेज 90 डिग्री पे माना जाता है, ये 90 डिग्री पे होगा। इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, एक हम और सपोज कर लेंगे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया सेम एज वर्टिकल एक्सिस, और यहां से r डिस्टेंस पर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया और जिसका मास कहलाएगा, एज्यूम का स्मॉल मास dm है और ये डिस्टेंस r है। ये सभी की सभी ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं। क्लियर? फिगर नंबर फर्स्ट, ए बी एंड सी, इसको हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस बॉडी। कॉन्टिन्यूअस बॉडी, यहाँ पे सिंगल पार्टिकल है, यहाँ पे डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिसका मास m1 m2 m3 और इनकी पोजीशन वेक्टर r1 r2 r3 है। सेम एज थर्ड में एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी है। कॉन्टिन्यूअस बॉडी होने का मतलब कि जिसके पार्टिकल का प्लेस इंटरचेंज नहीं हो रहा है। जैसे सपोज के लिए अगर हमारे पास ये एक बॉक्स है और ये बॉक्स अगर आपको दिख रहा होगा तो ये बॉक्स चाक, इसमें ये बॉक्स पूरा चाक से भरा हुआ है। अब इस चाक को अगर हम किसी एक्सिस, सपोज कर लें कि एक एक्सिस है और इस एक्सिस के सराउंड अगर इसको हम रोटेट करवा रहे हैं तो इस चाक के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, सपोज किया कि ये जो जो एक चाक है इसको हमने एक पार्टिकल एज्यूम कर लिया, तो इनका प्लेस आपस में इंटरचेंज नहीं हो रहा है। इसको हम कहेंगे सिस्टम, इसको कहेंगे यहाँ के लिए कॉन्टिन्यूअस बॉडी। इसके बाद यहाँ पे जो पार्ट, यहाँ पे इसके बाद हम देखेंगे ये जो एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज हमेशा रोटेशन के पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो मोमेंट ऑफ इट इज द प्रॉपर्टी, तो इसकी डेफिनेशन हम नोट कर लेंगे, यहीं पे हम इसको साफ कर दे रहे हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, नीचे चूंकि जगह नहीं है इसलिए इसके डेफिनेशन को हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। तो हम इसको इन्वर्टेड कामा में नोट कर लेंगे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी
property of body. It is the property of body due to which it opposes any change in the state of rest, or uniform motion यूनिफॉर्म रोटेशन हो जाएगा ये, सॉरी, ये इसका डेफिनेशन हो गया। तो इसको पहले आप लोग स्क्रीन, तो ये जो भी चीजें हैं इसको आप एक बार देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग लगा लीजिए, और हेडिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमने पहली बार लीनियर मोशन से हमने इसका कंपेयर किया, सेम एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑब्जेक्ट हमेशा या तो रेस्ट में रहना चाहेगी या यूनिफॉर्म रोटेशन में रहना चाहेगी। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, अपने एक्सिस के सराउंड रोटेशन हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे, ये हमारा हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के सराउंड ऑब्जेक्ट क्या रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस के सराउंड ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है। तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ये सिंगल पार्टिकल के लिए डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, और ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी है। तो ये पहले आप हेडिंग नोट कर लीजिए, हेडिंग के बाद ये फिगर बना लीजिए, और इन फिगर के बाद इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए। तो हम 1 मिनट के लिए यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं आगे, फिर इसको हम इरेज कर देंगे। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कभी भी इसको देख सकते हैं। तो हम इसका आगे एनालिटिकल स्टडी करेंगे। तो एनालिटिकली हम देखते हैं कि इसका टोटल वैल्यू कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। क्लियर? तो एनालिटिकली अगर हम देखेंगे तो लेट अस कंसीडर mass of a particle small m and perpendicular
distance small r, then I is equal to m into r स्क्वायर। हम अगर सपोज कर लें कि पार्टिकल एक ना हो, पार्टिकल सिंगल ना हो करके n नंबर्स ऑफ पार्टिकल हो, तो इस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगी? तो इस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखें, कंसीडर masses of particles m1 m2 m3 dot 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 mn and perpendicular distance from axis of rotation r1 r2 r3 dot dot rn, then I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus dot 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 mn rn square। I is equal to sigma I is equal to 1, I is equal to n mi into ri square। इसको इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है। If sigma I is equal to 1 to I is equal to n, कैपिटल M इसको रहने देते हैं, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। तो I is equal to 1 to I is equal to n mi into r square। This is the moment of inertia or rotational inertia। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टडी करेंगे और वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनर्शिया। So okay, thank you so much for watching this video. We shall come to next topic soon. So okay.